तो गाइस सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग कुछ टॉपिक्स जो कवर करेंगे, पहले एक बार उसका हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव्स कहते किसे हैं। इसके बाद आएंगे हम लोग, सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म करती है, कौन से इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट की पर्सन है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड इसके अंदर आता है कि टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट्स वैसे कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक में कौन से तरह के मार्केट्स है जिसके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं और किन प्रोडक्ट्स के अंदर लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट होगा मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, जो कि मार्केट में डेरिवेटिव्स की जो ट्रांजेक्शंस होती है उन सभी को परफॉर्म करने में कौन कौन से मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं जो सभी इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव की सिग्निफिकेंस क्या है, डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। और लास्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेरियस रिस्क फेस बाय द पार्टिसिपेंट इन द डेरिवेटिव मार्केट। यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में बहुत सारे रिस्क होते हैं, और सबसे पहला तो रिस्क हम सभी का एक ही होता है कि आपने कॉल बाय की तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, और अगर आपने पुट बाय की तो फिर कॉल चलने स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला रिस्क हमारा क्या होता है, प्रीमियम डिके का। तो वो सारे रिस्क हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग बेसिकली 7 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स डेफिनेशन क्या कहती है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट्स नोन एज अंडरलाइंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा कि अंडरलाइंग किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन के क्या करेंगे, एक पोस्टमार्टम करेंगे कि डेफिनेशन में एक्चुअली हमें क्या समझना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, और इस एग्जांपल में हम लोगों ने उठाया है मिल्क का एग्जांपल। अब देखिए मिल्क से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ हमने उसमें से दो प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लिया है, कर्ड एंड सेकंड है चीज। अब देखिए होता क्या है मार्केट में, आपने कई बार देखा होगा कि जब भी मार्केट में न्यूज आती है कि मिल्क का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो मार्केट में मिल्क से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका प्राइस भी बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मिल्क का प्राइस 60 रुपीज है और उसका प्राइस बढ़कर के 62 रुपीज हो जाता है, तो ऐसे में अगर दही का पैकेट 50 रुपए का आता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली 52 रुपए हो जाएगा। तो मिल्क का प्राइस बढ़ने से किसका प्राइस अफेक्ट हो रहा है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स उससे बन रहे हैं। यानी कि रॉ मटेरियल एज यहाँ पर मिल्क क्या है, अदर प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल है। यानी अगर दही है, कर्ड है, वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रही है, उसके प्राइस के अंदर हाइक आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है, उसके डिराइव जिससे इसने अपनी वैल्यू डिराइव की है मिल्क से। तो मार्केट में मिल्क महंगा होगा तो कर्ड भी महंगा हो जाएगा, मिल्क महंगा होगा तो चीज भी महंगा हो जाएगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि बेसिकली मिल्क हमारे लिए क्या है, एक तरह से अंडरलाइंग एसेट है जिसकी वजह से वैल्यू क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है इसके डेरिवेटिव्स की। और इसके डेरिवेटिव्स कौन है, वो है कर्ड एंड चीज। तो यहां पर कर्ड एंड चीज एक तरह से हमारे लिए डेरिवेटिव्स है जिसकी वैल्यू खुद से चेंज नहीं होती है, उसके वैल्यू किससे चेंज होती है, उसके जो जिससे उसने अपनी वैल्यू डिराइव की है, यानी कि मिल्क से। यहां पर अगर हम देखें तो कर्ड की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। और डेफिनेशन हमको जो समझाती है, डेफिनेशन भी हमको क्या कर रही है, वही चीज समझा रही है कि यहां पर डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन अगर हम वापस से एक बार पुल अप करें, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किन्हीं दो पर्सन के बीच में, मिस्टर एक्स हो गया या मिस्टर बी हो गया, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसको हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव्स के नाम से। बट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के बारे में और अभी हम थोड़ा आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा अभी समझने से सिर्फ एक ही चीज है, और वो है कि अंडरलाइन किसे कहते हैं। इसको हमने थोड़ा और एग्जांपल से इसको डिराइव किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अगर मिल्क का प्राइस सपोज 59 रुपीज से 61 चला जाता है, तो जो प्राइस था कर्ड का वो कितना हो गया, 58 पर 400 ग्राम से 60 रुपीज पर 400 ग्राम्स हो गया। आपने कई बार देखा होगा अपने फैमिली में जब आपके मम्मी पापा डिस्कस करते होंगे कि मिल्क का प्राइस बढ़ गया है, जिसकी वजह से दूध भी महंगा, घी भी महंगा हो गया है, दही भी महंगा हो गया है, चीज भी महंगा हो गया है। तो बेसिकली आपने अपने आसपास भी कई बार लोगों को डिस्कस करते हुए सुना होगा कि मिल्क का प्राइस बढ़ने से किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसके जो भी इसके सराउंडेड प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इन दिस एग्जांपल हम लोग क्लियरली देखेंगे कि मिल्क हमारे लिए क्या है, एक अंडरलाइंग एसेट है, और हमारे डेरिवेटिव्स कौन है, जो भी इसके प्रोडक्ट्स जो उससे निकले हैं। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कई बार कि निफ्टी के अंदर चेंजेस आने की वजह से
निफ्टी की वैल्यू ऊपर जाने से कॉल की वैल्यू यानी कि सी की वैल्यू क्या होती है, ऊपर जाती है। और अगर निफ्टी की वैल्यू डाउन जाती है तो कॉल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डाउन चली जाती है। अब काफी लोगों को शायद अभी तक मालूम नहीं होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम, अभी हम लोग उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि निफ्टी के अंदर जो लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, जिन्होंने कोर्स ही परचेज इसलिए किया है सो दैट कि वो लोग निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी समझ सके, तो उनको लोगों को मालूम होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें डरने की दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कॉल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पुट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और मार्जिन जो होता है फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने के लिए उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको नहीं भी मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हर चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हमको यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अभी जो भी आपको स्टार्टिंग में समझाया जा रहा है, जो आपके बेसिक्स है, क्योंकि फाउंडेशन हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम लोगों को आगे दिक्कत आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बारीकी से हर चीज को समझना है, जो भी इसके डेफिनेशंस है, जो भी इसके कंसेप्ट्स हैं, उन्हें हमें समझना है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा और डिटेल में समझेंगे डेरिवेटिव्स के अंदर अंडरलाइन क्या क्या हो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मिल्क के डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। बेसिकली हमारे एक्सचेंज के अंदर यानी स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स किस फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे सामने जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट है मेटल्स। मेटल्स भी क्या है, मेटल्स के डेरिवेटिव में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए मेटल में अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो मेटल के प्राइसेस डेली चेंजेस होते हैं। मेटल के प्राइस में चेंज होने का बेनिफिट भी हम लोग स्टॉक मार्केट के जरिए उठा सकते हैं, उसके फ्यूचर में, उसके ऑप्शंस में ट्रेड करके। अब देखिए डेरिवेटिव का ही एग्जांपल है मेटल्स। लाइक हम लोग गोल्ड में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में अगर आपको ट्रेड करना है तो इसका एक लॉट का साइज कितना है, 1 किलोग्राम गोल्ड। 1 किलोग्राम गोल्ड का आप लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स में, ऑप्शन में। इसके बाद अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर 30 किलो गोल्ड 30 किलो सिल्वर का एक लॉट साइज होता है। यानी अगर आप सिल्वर के प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऑप्शन में, उसके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, यानी इसके डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया। ये बाकी जितने भी आपके मेटल्स हैं, इन सभी का ज्यादातर जो क्वांटिटी होता है, लॉट साइज होता है, वो 5 मेट्रिक टन का होता है। हालांकि जैसे कॉपर है, कॉपर का 2500 किलो का होता है। तो अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग डेरिवेटिव्स का लॉट साइज होता है। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स का ये मेटल्स में ट्रेड करना, यानी मेटल्स में हम लोग क्या कर सकते हो, प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और आप जाएंगे, आप एमसेक्स पर जाएंगे, आपको इन सभी के लॉट साइज मिल जाएंगे, आप इनके अंदर ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कॉपर खरीदने का मन कर रहा है, क्योंकि कॉपर का जो प्राइस है काफी ज्यादा हाई होता है, तो आप कॉपर को फिजिकली ना खरीद के आप उसका प्राइस बढ़ने पर आप उसको क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव्स मार्केट में जाके उसको लो प्राइस पे खरीद के हाई प्राइस पे सेल कर सकते हो। तो हम लोग मेटल्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन किसके जरिए, डेरिवेटिव्स के जरिए। इसके बाद और भी कुछ फॉर्म्स होते हैं डेरिवेटिव्स के, लाइक जैसे हम स्लाइड पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनर्जी रिसोर्सेज। अब आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस भी काफी ज्यादा चेंज होता है, पेट्रोल का प्राइस उसकी वजह से काफी चेंज होता है, डीजल का प्राइस चेंज होता है। तो हम लोग क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसके फ्लक्चुएशन का ही बेनिफिट उठा सकते हैं डेरिवेटिव के जरिए। तो डेरिवेटिव में पावर है कि हम उन चीजों में ट्रेड कर सकते हैं, उन चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं जिसकी फिजिकल डिलीवरी हम नहीं ले सकते। अगर आपको सपोज क्रूड ऑयल का फिजिकल डिलीवरी परचेज करना है, मान लेते हैं कि आगे चल करके जो पेट्रोल है उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो अगर हम अभी से रॉ मटेरियल उसका परचेज करते हैं, क्रूड ऑयल का हम लोग स्टॉक करें, तो हमें फिजिकली इसको स्टॉक करने में बहुत दिक्कत आएगा। कि या तो हम लोग जो है बहुत सारा क्रूड ऑयल पहले परचेस कर लें और उसके बड़े बड़े टैंक्स बना के उसको अपने घर में रख लें, और उसके बाद आगे चल के हम लोग जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा फिर उसको हम लोग मार्केट में जाके बेच दें। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन डेरिवेटिव्स में वो पावर है, ये इसकी ब्यूटी है कि आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव्स के जरिए क्रूड ऑयल के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठा सकते हो। यानी जब क्रूड ऑयल आपका सस्ता है, आप एमसीएक्स पर जाकर के इसके लॉट्स में जाकर के ट्रेड कर सकते हो, और जब इसका प्राइस बढ़ेगा आप उसको सेल कर सकते हो। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स के कुछ अदर फॉर्म्स क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, लाइक कोल हो गया, कोल में आप ट्रेड कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, नेचुरल गैस के अंदर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, डेरिवेटिव्स का ही एक फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव्स के जो फॉर्म निकल के आते हैं वो है एग्री कमोडिटीज। अब देखिए अभी पिछले साल, इस साल की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा बरसातें हुई है, काफी सारे जो क्रॉप्स हैं वो बर्बाद हुई है। आपने हिमाचल के अंदर देखा है बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हैं वहां पर, जिसकी वजह से काफी सारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई है।
हमारे पंजाब में आप चले जाओ, यूपी में चले जाओ, काफी सारी फसलें इस पर बर्बाद हुई है। अब अगर फसलें बर्बाद हुई है तो उसकी वजह से हमारे देश के अंदर क्या होगी, शॉर्टेज हो सकती है, लाइक व्हीट की, राइस की। और इसी वजह से आपने देखा रिसेंटली सरकार की तरफ से एक फैसला आया था, उसके अंदर मोदी सरकार ने क्या किया था, राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। क्यों लगाया था? क्योंकि हमारे देश में पिछले 3 महीने में जो बरसात की वजह से फसल की बर्बादी हुई है, उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर हमारे देश के अंदर चावल की कमी हो जाए, गेहूं की कमी हो जाए, और इसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो काफी लोग क्या करते हैं, इस चीज को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो फिजिकल ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही स्टॉक बना के अपने पास रख लेते हैं। लाइक उन्होंने किसानों से गेहूं सस्ते में खरीद के रख लिया, और बाद में जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी गेहूं की, तब ये लोग क्या कर लेते हैं, उसकी स्टॉकिंग कर लेते हैं, स्टॉक होल्ड कर लेते हैं। और जब बाद में इसका प्राइस, गेहूं जो उन्होंने 2 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में परचेज किया है, जब इसका प्राइस 30 रुपए जाएगा तो वो लोग मार्केट में उसको क्या करेंगे, फिजिकली सोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोगों को इस तरह से नहीं करना, क्योंकि हमारे पास स्टॉक होल्ड करने की जगह नहीं है, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, स्पेस चाहिए, उसका रेंट चाहिए, फिर उसके लिए कूलिंग सिस्टम हम लोग को लगाना होता है। लेकिन डेरिवेटिव के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एमसीएक्स पर जाकर के वीट का हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन काफी लोगों को नहीं मालूम होगा, लॉन्ग का मतलब होता है अगर हमें लगता है कि तेजी की संभावना है, प्राइस बढ़ेगा, तो हम लोग अभी से अपनी पोजीशन क्या कर लेते हैं, उसके अंदर खरीद के रख लेते हैं। और जब प्राइस आगे चल के हाई जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो एग्री कमोडिटी यानी कि आप वीट में भी क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। आपने रिसेंटली देखा था टोमेटो के अंदर क्या हुआ, जोमेटो का शेयर प्राइस जो 67 रुपीज के आसपास चलता था, 63 रुपीज के आसपास था, वो आपका 100 आ गया। जोमेटो का प्राइस आ गया, टोमेटो का प्राइस भी जोमेटो के साथ चला। क्यों चला था, क्या दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है? इसका आंसर है बिल्कुल नो। बेसिकली टोमेटो का प्राइस क्यों बढ़ा था, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई थी। सप्लाई कम हो गई थी, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में हमारे देश में सप्लाई कम थी, सप्लाई कम नहीं हुई थी, बट जो स्टॉक होल्डर है, जिनके पास स्टॉक था टमाटर का, उन्होंने क्या किया, मार्केट के अंदर रूमर्स फैला दिया कि स्टॉक खत्म हो चुका है, और उन्होंने अपना शटर बंद कर दिया। और जैसे ही उसका प्राइस आसमान छूने लगा, टमाटर का प्राइस 200 रुपए किलो गया, उन्होंने क्या किया, उसके बाद अपने शटर उठाए और टमाटर मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। जो टमाटर उन्होंने किसानों से 20 रुपए किलो के हिसाब से लिया था, वो उन्होंने मार्केट में 200 रुपए किलो के हिसाब से बेचा। तो बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मंडियों के अंदर काम करते हैं, वो लोग स्टॉक होल्ड कर लेते हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों के पास एक तरीका है, वो है एमसेक्स पर जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, वीट का क्या कर सकते हैं, अभी से पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि हमें लग रहा है कि उसकी प्राइस बढ़ेगा तो हम उसके लॉट खरीद कर रख सकते हैं, और जैसे ही मार्केट में वीट का प्राइस बढ़ता है तो हम लोग एमसेक्स पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अंडरलाइंग्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ट्रेड नहीं करते, हम लोग एग्री कमोडिटीज को भी ट्रेड कर सकते हैं। आप कॉटन में ट्रेड कर सकते हो। कॉटन का प्राइस आप लोग जानते हो कि सर्दियां आती है, विंटर सीजन आता है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो काफी लोग क्या करते हैं, जो सीजन होता है, जो ऑफ सीजन होता है, समर सीजन हो गया, उसमें वो लोग क्या करते हैं, पहले से अपनी पोजीशन आगे तक की बना लेते हैं, 3-3 महीने तक की, क्योंकि आप अगले 3 महीने तक ट्रेड कर सकते हो डेरिवेटिव्स के अंदर। तो कॉटन्स की अगर आपको नवंबर की आपको क्या करनी है, उसके फ्यूचर्स में ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो आप अभी से क्या कर सकते हो, उसको बाय कर सकते हो। और जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसका बिना स्टॉक की डिलीवरी लिए आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ अदर डेरिवेटिव्स, जिसको हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से। और आप लोग डेफिनेटली जो ट्रेड करते हो वो आपके इसके अंदर आते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं, लाइक अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड्स हो गए, आप बॉन्ड्स के डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। बॉन्ड्स भी किसके अंदर आते हैं, वो भी आपके डेरिवेटिव्स में आते हैं। आप उसके बॉन्ड्स के डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हो। शेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो, शेयर्स के फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज हो गया, आपको अगर लगता है कि डॉलर का रेट बढ़ने वाला है तो आप अभी से क्या कर सकते हो, डॉलर्स में एमसेक्स पर जाकर के यूएस डॉलर परचेज कर सकते हो, यानी कि आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। तो डेरिवेटिव्स की आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहां पर पैसे बनाने के लिए आपको किसी भी अंडरलाइंग एसेट की फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठा सकते हो, अगर आपने सही वक्त पर आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से डेरिवेटिव का प्राइस आगे चल करके बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। तो यहां अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि अंडरलाइंग एसेट किसे कहते हैं और अंडरलाइंग एसेट्स में कितने तरह के प्रोडक्ट्स हमारे हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम लोग जानेंगे
कि इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स में किस तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को बनाया गया था। देखो पहले क्या हुआ करता था कि डेरिवेटिव्स में मार्केट के अंदर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था। पहले डेरिवेटिव मार्केट जो थी काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज थी। लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे और उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ गारंटी नहीं हुआ करती थी। यानी अगर एक पार्टी को लॉस हो रहा है तो वो पार्टी क्या करती थी, डिफॉल्ट कर दिया करती थी। तो पहले हमारी जो मार्केट थी वो अनऑर्गेनाइज थी, तो रिस्क बहुत ज्यादा था, लोगों को भरोसा नहीं होता था डेरिवेटिव मार्केट में। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में जो क्रेज आया है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, खास करके ऑप्शन में, फ्यूचर में, वो एक अलग ही, वो अलग लेवल का है। वो कैसे पॉसिबल हो पाया है, उसके लिए सेबी ने कुछ स्टेप्स लिए थे। लाइक फर्स्ट अगर हम बात करें तो सेबी सेटअप 24 मेंबर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एल.सी. गुप्ता ऑन 18 नवंबर 1996। 18 नवंबर 1996 को डॉक्टर एल.सी. गुप्ता की चेयरमैनशिप में सेबी ने 24 मेंबर की कमेटी फॉर्म की थी, जिसका पर्पस क्या था, टू डेवलप एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया। इस कमेटी का मेन पर्पस था कि ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को प्रिपेयर करना और उसे मार्केट के अंदर स्टेबलाइज करना, जिससे कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर होने वाले जो रिस्क है, जितने भी जो विश्वास की कमी है, जो फेथ नहीं हुआ करता, लोगों का ट्रस्ट इशू जो हुआ करता था, उनके लिए किस तरह से हम लोग एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क लेकर के आए, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट जाग सके। The committee submitted its reports on 17th March 1998, recommending that derivatives should be declared as securities. तो 17 मार्च 1998 से डेरिवेटिव्स को सबसे पहले क्या किया गया, एज अ सिक्योरिटी के रूप में क्लासिफाई किया गया, सो दैट कि सेबी के जो भी नियम सिक्योरिटीज के ऊपर लगते हैं, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, यानी मनी मार्केट के जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थे, वो उन सभी के अंदर आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आ सके, so that regulatory framework applicable to trading securities could also govern trading of derivative। तो यहां पर सिंपली वही बोला है कि सिक्योरिटीज के रूप में इसको क्लासिफाई किया गया, सो दैट कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो भी सेबी ने बनाए हैं, जो भी एक्सचेंज ने बनाए हैं, उसके अंदर हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को सबसे पहले लेके आए। इसके बाद सेबी सेटअप a group in June 1998 under the chairmanship of Professor J.R. Verma to recommend measures for risk containment in derivative market in India। इसके बाद जून 1998 आया, इसके अंदर प्रोफेसर जे.आर. वर्मा की चेयरमैनशिप के अंदर सेबी ने फिर से क्या किया, उनको टास्क दिया कि आप रिस्क असेस कीजिए कि डेरिवेटिव मार्केट में किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, जिनके प्रति हम लोगों को काम करना है, और जो भी इसके मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को हमें क्या करना है, मेक अश्योर करना है कि इन रिस्क से उन लोगों को बचाया जा सके। इसके बाद द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स ऑन अक्टूबर 1998। जून में बनाया था, अक्टूबर में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि मार्जिन सिस्टम लेकर के आना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, और इनिशियल मार्जिन के बाद आपको उस मार्जिन को मेंटेन रखना होता है। टाइम टू टाइम आपको कॉल आती रहती है एक्सचेंज की तरफ से, अगर आपकी उस पोजीशन के अंदर लॉस हो रहा होता है या प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर आपका लॉस हो रहा होता है तो आपका मार्जिन शॉर्टेज होती है, तो शॉर्ट मार्जिन की कॉल आपके लिए आती है। तो ये कंसेप्ट कब आया था, ये 1998 में उन्होंने इसको डाला था कि मार्जिन सिस्टम होना चाहिए, सो दैट कि कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क डिफॉल्ट ना कर सके। मेथोडोलॉजी फॉर चार्जिंग इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन किस तरह से लेना है, किस तरह से हम लोगों को जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, वो वहां पर उन्होंने क्या की, क्लियर की। मेंबरशिप डिटेल, नेट वर्थ क्राइटेरिया, इसके अलावा नेट वर्थ क्राइटेरिया लेकर के आए। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स पिछले 1 से 2 साल के अंदर मार्केट के अंदर आए हैं, और वो सभी लोग ज्यादा लॉस कमा रहे हैं। लगभग 90% से लेके 95% जो ऑप्शन ट्रेडर है सभी लॉस करते हैं। और इसी चीज को सेबी कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, अभी तो आपको डीमैट ओपन करते ही जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको डिस्क्लेमर आ जाता है। उस डिस्क्लेमर में आपको कहा जाता है कि डेरिवेटिव मार्केट काफी रिस्की है, 10 में से 9 लोग लॉस झेलते हैं। ऑन एन एवरेज 50,000 का लॉस सभी लोग कर चुके हैं, या फिर जो लोग प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट की 25% से लेकर 50% ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेयर करते हैं। ये सारे आपके लिए डिस्क्लेमर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि सेबी क्या चाहता है कि जो भी रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है डेरिवेटिव्स मार्केट में, वो आपके साथ क्या कर सके, टाइम टू टाइम आपको जागरूक कर सके, सो दैट कि अगर आप उसके अंदर जा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो आप उसके अंदर ब्लाइंडली ना घुसो। इसी तरह सेबी एक और लेकर के आ रही है, वो है नेटवर्थ क्राइटेरिया। इसके अंदर सेबी क्या करेगा, बेसिकली जिन लोगों के डीमैट अकाउंट के अंदर, जो लोग कई बार क्या करते हैं कि 5-5 लाख की ट्रेडिंग कर देते हैं, बट उनकी इनकम 5 लाख पूरे साल की भी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए अभी सेबी एक और नियम लेकर के आ रही है,
उस नियम के अंदर होगा ये कि आपकी जितनी इनकम है उसके परसेंटेज में ही आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 2 लाख रुपए एक साल की है, आप 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपकी इनकम 10 लाख की है तो आप 2 लाख तक की ट्रेडिंग कर पाओगे। कुछ इस तरह का नियम सरकार लेके आ रही है, सेबी लेके आ रही है, सो दैट कि डेरिवेटिव्स में जो रिस्क है उस रिस्क से जो लॉसेस होते हैं उससे कैसे बचाया जा सके, क्योंकि डेरिवेटिव्स में हमारा फर्स्ट पर्पस पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना होता है। तो इसी तरह से नेट वर्थ क्राइटेरिया यहां पर लेकर के आई थी कमेटी। इसके अलावा डिपॉजिट रिक्वायरमेंट लेकर के आए, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन रिक्वायरमेंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में अपने डीमेट अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन में लॉस चल रहा है या प्रॉफिट चल रहा है। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम कब रिकमेंड किया गया था इस कमेटी के द्वारा? अक्टूबर 1998 में। अब सोचो उससे पहले हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ करते थे उसमें हम लोग रियल टाइम में मॉनिटरिंग नहीं कर सकते कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, अगर हो रहा है तो बेयरेबल है या नहीं है, क्या उस लॉस को हम बेयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते, बियॉन्ड हमारी लिमिट चला जाता है, तो हम उसको पोजीशन को काट सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसके अलावा और भी कई सारे डेवलपमेंट हुए थे, लाइक 1999 में हुआ था, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए डेरिवेटिव्स में। और इसके अलावा मार्च 2000 में हुआ, इन्होंने गवर्नमेंट रिपील 3 डिकेड ओल्ड नोटिफिकेशन विच प्रोहिबिटेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। सरकार ने इसके बाद 2000 में एक और अमेंडमेंट किया जिसके अंदर फॉरवर्ड ट्रेडिंग को उन्होंने क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया। आप फॉरवर्ड में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। फॉरवर्ड क्या होता है अभी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। इसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया जून 2000 विद सेबी परमिटिंग बीएसई एनएससी टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। देखो सन 2000 जून के अंदर सेबी ने पहली बार एनएससी और बीएससी को अलाउ किया था कि आप इक्विटी डेरिवेटिव लेके आ सकते हो। यानी कि इक्विटी मींस आप शेयर्स के फ्यूचर्स लेकर के आइए, आप शेयर्स के ऑप्शन लेके आइए। लेकिन पहले इंडेक्स का ऑप्शन या फ्यूचर नहीं हुआ करता था। और अभी आपने देखा कि हम लोग निफ्टी के भी ऑप्शंस में, फ्यूचर्स के अंदर हम लोग क्या कर पाते हैं, ट्रेड कर पाते हैं। तो ये जून 2000 उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसमें ट्रेड करते थे, सिर्फ इक्विटी के डेरिवेटिव्स में ही हम लोग ट्रेड किया कर पाते थे। इसके बाद सेबी अप्रूव ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स विच कमेंस ट्रेडिंग इन जून 2000। इसके अलावा सेंसेक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुई कब, जून 2000 में। अभी रिसेंटली सेंसेक्स ने 2-3 महीने से दोबारा से स्टार्ट किया है, अभी 2023 में आई थिंक ये अप्रैल से इन्होंने स्टार्ट किया है। सेंसेक्स के भी अंदर अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन बीच में उन्होंने बंद कर दिया था। तो सन 2000 जून से ही सेंसेक्स में और निफ्टी में, निफ्टी के 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई थी। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किए, ऑप्शन ट्रेडिंग बाद में आया। लेकिन जैसे कि डिमांड बढ़ती गई, डेरिवेटिव्स के अंदर लगातार लोगों का इंटरेस्ट जागता रहा, क्योंकि इसके अंदर आप कम मार्जिन देकर के बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर हम बुक कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हुआ ये कि जून 2001 के अंदर इंडेक्स के ऑप्शंस को अलाउ कर दिया गया। इससे पहले सिर्फ फ्यूचर्स को अलाउ किया था जून 2000 के अंदर, लेकिन जून 2001 के अंदर इंडेक्स के ऑप्शंस लेकर के आए। ट्रेड इन ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक कमेंस इन जुलाई 2021। एक महीने बाद स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते थे। फॉलो ऑन इसके बाद फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड नवंबर 2001। 2001 नवंबर के अंदर फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। कहने का मतलब यह है कि नवंबर 2001 तक इंडेक्स के ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड स्टार्ट हुआ, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, और उसके बाद अभी तक हम लोग ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन फरवरी 2013। फरवरी 2023 से एमएससीआई के अंदर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, और उसके बाद इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये था हमारा अभी तक का इंडियन डेरिवेटिव मार्केट का हिस्ट्री, किस तरह से, कब से और कब तक हमारे सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऑप्शंस, फ्यूचर्स और इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शन फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट हुई। अब इसके बाद हम लोग आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स। अब जो डेरिवेटिव्स है वो ट्रेड कैसे हो सकते हैं। अब इंडिया के अंदर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के दो तरीके हैं, यानी कि दो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मार्केट है। फर्स्ट है ओवर द काउंटर, सेकंड है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ठीक है, ओवर द काउंटर्स में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो ऑफलाइन होती है, किन्हीं दो पार्टी के बीच में। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या होता है कि बीच में आपके लिए एक सेटलमेंट, एक पूरा साइकिल बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास कई सारे बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं, जिसके जरिए आप ट्रेड करते हो। जिसका एग्जांपल हमारे सबके सामने है, लाइक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स के फ्यूचर ऑप्शन हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट।
सेकंड होता है आपका ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट आज के डेट में बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी रियल वर्ल्ड में आज भी ट्रेडिंग होती है, बट हम लोग अगर करना चाहें तो इतना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए काफी ज्यादा एक तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा आपके लिंक्स होने चाहिए। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग डिटेल में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट की। अब देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या बोला गया है। द एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट इज अ मार्केट वेयर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं विद प्राइस डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थ्रू एनोनिमस ऑक्शन प्लेटफॉर्म। अब एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के अंदर सबसे पहले खास बात क्या है कि वहां जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कि निफ्टी में आप ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पर आपका लॉट साइज पहले से डिसाइड है। जैसे अगर आप सपोज निफ्टी के अंदर जाते हैं तो निफ्टी में हमको पहले से लॉट बनाकर दिया हुआ है। कितने शेयर का लॉट है निफ्टी के अंदर? निफ्टी के अंदर अभी जो लॉट है वो आपका है 50 क्वांटिटी का। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो लॉट का साइज है वो उन्होंने 15 कर दिया, जो कि पहले 25 हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है उसकी क्वांटिटी पहले से एक्सचेंज में बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप जाते हो कि नहीं मुझे निफ्टी का 40 क्वांटिटी का लॉट खरीदना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज नहीं कर सकते। जो एक्सचेंज ने आपको बना के दिया है आपको उसी में ट्रेड करना है, सो दैट कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड कर रहा है निफ्टी के 13 क्वांटिटी, कोई ट्रेड कर रहा है 25, कोई ट्रेड कर रहा है 40। तो वहां पर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि निफ्टी के अगर आपको ट्रेड करना है, एक लॉट का साइज कितना है, 50 क्वांटिटीज का है, तो स्टैंडर्डाइज किया गया और उसको कहां पर ट्रेड कराया गया, एक्सचेंज की जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। इसके बाद यहाँ जो प्राइस होता है वो पहले से ही डिटरमाइंड होता है। अगर आप बैंक निफ्टी का या निफ्टी का कोई भी लॉट साइज परचेस करने जाएंगे तो उसका प्राइस वहां पर आपको दिया हुआ होता है। ऐसे नहीं कि दो पार्टी आपस में बैठ करके डिस्कस करती है और बार्गेनिंग करती है कि एक लॉट का साइज ये है, प्राइस ये है, एक लॉट का सेल प्राइस ये है, तो वहां पर बार्गेनिंग नहीं होती। वहां पर क्या होता है, प्राइस पहले से डिटरमाइंड होता है। प्राइस डिटरमाइंड कैसे होता है, बायर और सेलर के इंट्रैक्शन से, यानी कि बायर्स और सेलर्स की जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस है उसके बेसिस पर प्राइस वहां पर क्या होता है, डिसाइड होता है। किस पर होता है, एनोनिमस ऑक्शन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो प्लेटफॉर्म हमारे होते हैं डीमेट के, जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है जो गारंटी करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के परफॉर्मेंस की। और इसके अलावा यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है वो आपका जीरो होता है। तो बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, प्राइस प्री डिटरमाइंड होता है और एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है जो गारंटी करता है कि बोथ पार्टी क्या करेंगी, अपने एक्शन को, अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करेंगी। इसके अलावा ओवर द काउंटर मार्केट में अगर हम आते हैं तो ओवर द काउंटर मार्केट क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं। इसका एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम नहीं है। ओवर द काउंटर मार्केट आप जनरली किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे या फिर किसी भी आप ब्रोकर के पास जाएंगे तो आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि लाइक आपको किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट्स आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बना सकते हो। लाइक कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ वीट्स का और राइस का और कुछ पल्सेस का और कुछ मेटल्स का मैंने एक क्या बना लिया, मैंने एक पैकेज बना लिया और उस पैकेज का मैं चाहता हूँ ब्रोकर के साथ जाकर कि मुझे इसका क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके दीजिए और मैं इसके अंदर आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, ट्रेड करना चाहता हूँ। तो वो ओवर द काउंटर पॉसिबल है। वहां पर आप लोग के पास जो प्राइस होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल जो आपके बीच में बार्गेनिंग पावर होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है, प्राइस प्री डिटरमाइंड होता है। तो ओवर द काउंटर आजकल हालांकि देखा जाए तो रियल मार्केट में अभी पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स के ऊपर होते हैं। और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स मार्केट्स के अंदर अभी जो फिलहाल ट्रेडिंग करते हैं वो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोफिस्टिकेटेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं लाइक हेज फंड्स हो गए, कॉर्पोरेशंस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए। अभी फिलहाल ये लोग ही फिलहाल क्या करते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं। बाकी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कहां पर ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम लोगों ने इसको एज अ डिफरेंशिएशन की फॉर्म में यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है एक्सचेंज ट्रेडेड के बारे में। अब देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी वहां पर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। यानी अगर आप चाहते हो कि निफ्टी के 50 क्वांटिटीज के लॉट की जगह आप सिर्फ 5 क्वांटिटी के लॉट में ट्रेड करें तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन
अगर आप ओवर द काउंटर में आते हैं तो वहां पर आपके लिए कस्टमाइज इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, आप जैसा कस्टमाइज कराना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा एक पिक्चर आया था जिस पिक्चर का नाम था द बिग शॉट। द बिग शॉट में हुआ ये था कि 2008 क्राइसिस के बारे में काफी अच्छा डिस्कशन किया गया, काफी अच्छा उसके अंदर एक पोर्ट्रे किया गया। तो जिन लोगों ने पिक्चर नहीं देखी वो लोग जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से वहां पर ट्रेड किया था और किस तरह से उन्होंने 2 साल पहले 3 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि बड़ा क्रैश मार्केट में आने वाला है। और उस क्रैश को उन्होंने प्रेडिक्ट करके क्या किया था, अपने लिए गोल्डमैन सैक्स के पास जाके एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कराया था और उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ओवर द काउंटर मार्केट में आपके पास क्या होता है, कस्टमाइज कराने का ऑप्शन होता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में हमारे पास नहीं होता। इसके बाद फैसिलिटेट्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है और सेटलमेंट जो भी होता है वो काफी वेल तरीके से होता है, पूरा उसका साइकिल है। लेकिन ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। इनफॉर्मल नेटवर्क एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स विलिंग टू क्रिएट एंड ट्रेड एनी टाइप ऑफ डेरिवेटिव, वहां पर क्या होता है, इनफॉर्मल नेटवर्क होता है। इसके बाद डेरिवेटिव एक्सचेंज क्लियर एंड सेटल ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरनाइट। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो ओवर द नाइट सेटल हो जाते हैं। आपने देखा है कि अगर आपने आज फ्यूचर्स में ट्रेड किया है, आज आपने ऑप्शन में ट्रेड किया है, तो उसका सेटलमेंट रात को हो जाता है। लाइक टाइमिंग जो उनका है स्टैंडर्ड टाइम 10 बजे से 10:30 बजे के आसपास का है। लेकिन ओवर द काउंटर में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो सेटलमेंट है वो इसका लाइफ एंड होने के बाद होता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी होता है तभी उसका सेटलमेंट होता है। उसी वक्त हमको पता चलता है कि काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट किया है या फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है। इसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या होता है, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, इज अ सेलर फॉर एवरी बायर एंड बायर फॉर एवरी सेलर। अब एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या होता है कि अगर आपने एक निफ्टी का ऑप्शन बाय किया है तो आप सामने देखते हो कि आप किसी बायर से बाय नहीं कर रहे हो। बेसिकली एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, अगर आपने एक ऑप्शन बाय किया है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसको ऑप्शन सेल करता है, और अगर कोई इसको सेल करना चाहता है, शॉर्ट करना चाहता है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उससे क्या करता है, बाय करता है। 2% के बीच में अब कौन आ गया, एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आ गया, यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही सेलर के लिए बायर बन जाता है और बायर के लिए सेलर बन जाता है। इसके बाद ओवर द काउंटर में क्या होता है, लो रेगुलेशन और ओवरनाइट एज कंपेयर टू द एक्सचेंज, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। डिफॉल्ट रिस्क काफी ज्यादा हाई होता है, काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर अगर सामने वाली पार्टी लॉस कर रही है और लॉस काफी ज्यादा है तो हो सकता है कि वो डिफॉल्ट भी कर दे, क्योंकि वहां पर मार्जिन का कोई सिस्टम नहीं है, इनिशियल मार्जिन नहीं है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी पहले ही एक्सचेंज आपसे इनिशियल मार्जिन मांग लेते हैं, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो टाइम टू टाइम मेक श्योर करता है कि आपके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट मार्जिन है या नहीं, आपको शॉर्ट मार्जिन की कॉल वो आपको देता है। इसके बाद एक्सचेंज मार्केट्स हैव ट्रांसपेरेंसी। जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स होते हैं उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, क्या प्राइस चल रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। फ्लक्चुएशन जो हो रही है वो डायरेक्टली जो भी इसके डेरिवेटिव है, लाइक जो भी इसके अंडरलाइंस है, लाइक जैसे निफ्टी हो गया तो उसका जो ऑप्शन है, जो प्राइस आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी में कितना चेंज आ रहा है, तो उसके ऑप्शन में उसके फ्यूचर में कितना चेंज आ रहा है, वहां ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन ओवर द काउंटर में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ क्या कर रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रही है, हमको नहीं मालूम, क्यों, क्योंकि वो ओवर द काउंटर कर रही है, एक्सचेंज पर नहीं है, तो हमें नहीं मालूम कि वो लोग किस तरह से, क्या उनके उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए। इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ प्राइवेसी ड्यू टू लोअर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ओवर द काउंटर में हाई डिग्री ऑफ प्राइवेसी होती है। जो बड़ी बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपनी प्राइवेसी को रखते हुए क्या करते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं। बाकी अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास वहां पर कोई प्राइवेसी नहीं होती। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है कि ओवर द काउंटर में जो ट्रेड होता है वो होता है स्वैप्स एंड फॉरवर्ड्स। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स होती है उसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं। यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है उसमें 2 प्रोडक्ट्स जिसके बारे में हम लोग इस कोर्स में हम लोग जानेंगे और उसके बारे में हम लोग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे कंट्री के अंदर ट्रेडिंग के जो सिस्टम्स है उसमें कौन सा वाला सिस्टम बेस्ट है। सबसे बेस्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्लियरिंग हाउस है, ओवर द नाइट सेटलमेंट हो जाता है, और डिफॉल्ट जो रिस्क है वो काफी कम है, ट्रांसपेरेंसी है, और ओवर द काउंटर में बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो एक नॉर्मल जो ट्रेडर होता है उसके लिए ओवर द काउंटर में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो हमारी है डेरिवेटिव्स मार्केट में प्रोडक्ट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि डेरिवेटिव मार्केट में प्लेटफॉर्म दो तरह के होते हैं, एक ओवर द काउंटर होता है और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। ओवर द काउंटर में दो तरह के हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट होता है स्वैप्स, सेकंड होता है फॉरवर्ड्स। लेकिन एक्सचेंज ट्रेड में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। अब इन सभी की फटाफट से हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, फर्स्ट हमारा आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या होते हैं, आपके फ्यूचर्स की तरह ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि जो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, लेकिन आपके जो फ्यूचर्स होते हैं वो आपके कहां पर ट्रेड होते हैं, वो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी सेम वो सारे फीचर्स हैं जो आपके फ्यूचर्स में होते हैं, बस फर्क ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आपका ट्रेड कहां पर करता है, ओवर द काउंटर पे, और फ्यूचर्स कहां पर ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस दैट इज प्री डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय डिसाइड किया जाता है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा उसी वक्त डिसाइड कर लिया जाता है कि इसका प्राइस क्या होगा। Both the contracting parties are committed and are obliged to honor the transaction irrespective of price of the underlying asset at the time of delivery. अब अगर आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, डिलीवरी के टाइम पर उसका प्राइस जो भी होगा आपको उसी प्राइस पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। यानी दोनों पार्टी क्या होती हैं, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए ऑब्लाइज होती हैं और कमिटेड होती हैं। सिंस फॉरवर्ड्स आर नेगोशिएबल बिटवीन द टू पार्टीज, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड। फॉरवर्ड्स के अंदर नेगोशिएबल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप अपनी बार्गेनिंग पावर के साथ क्या कर सकते हो, सामने वाले पार्टी के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस बार्गेन करके डिसाइड कर सकते हैं, और हमारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं वहां पर रख सकते हैं। तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या होते हैं, सिमिलरली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फ्यूचर्स की डेफिनेशन। अभी फ्यूचर्स में अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें भी कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसका भी सेम ही डेफिनेशन है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स दोनों सिमिलर होते हैं। दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज रेदर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है एक्सचेंज का, यानी प्लेटफॉर्म का। यहां पर आपके पास क्या होगा, क्लियरिंग हाउस होगा। क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, आपके बीच में गारंटी देगा और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस है उसको मेक श्योर करेगा। लेकिन फॉरवर्ड्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स आर आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट। हालांकि फ्यूचर्स में भी कुछ कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज हमारे पास रहती है कि हम उसके लॉट साइज में थोड़ा चेंज कर सकते हैं या फिर मैच्योरिटी डेट उसके अंदर थोड़ा सा हम ऑल्टर कर सकते हैं। आपने रोल ओवर सुना होगा, जिसने नहीं सुना हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। So that they can be traded in the exchange. Indeed, we may say futures are exchange traded forward contracts. तो futures basically इसको अगर हम अलग डेफिनेशन में इसका अलग नाम दे तो क्या है, futures भी एक तरह से exchange traded forward contracts है। इसमें से फर्क किसका है, प्लेटफॉर्म का। सेफ है, सिक्योर है, पैसा आपका 100% गारंटी है कि आपका पैसा सेफ जगह है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में आपका सबसे पसंदीदा है और वो है ऑप्शन। लेकिन ऑप्शंस में जाने से पहले हम लोग एक बार फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में एक शार्प डिफरेंस कर लेते हैं, सो दैट कि आपको याद रखने में इजी रहेगा कि फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में मेजर डिफरेंसेस यानी की डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि दो पार्टी के बीच में होते हैं और वो ओवर द काउंटर होते हैं, तो वहाँ प्राइवेसी फुल होती है। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड्स यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड्स में जैसे भी हमने देखा कि कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। डिफॉल्ट रिस्क इज प्रेजेंट। फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका डिफॉल्ट रिस्क काफी ज्यादा होता है, लेकिन आपके फ्यूचर्स में डिफॉल्ट रिस्क बहुत ना के बराबर है, यानी इसको हम जीरो बोल सकते हैं। तो नो काउंटर पार्टी रिस्क इन फ्यूचर्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों को अपफ्रंट मार्जिन नहीं देना पड़ता, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लियरिंग हाउस होता है जो क्या करता है, बायर एंड सेलर के लिए खुद काउंटर पार्टी के रूप में निकल उभर करके आता है और क्या करता है, वो अपफ्रंट मार्जिन दोनों से मांगता है। अगर कोई बायर है तो बायर से भी वो मान लो 20% मार्जिन लेगा
और अगर कोई सेलर है तो सेलर से भी 20% मार्जिन लेगा और अपने पास क्या करेगा, होल्ड करेगा जब तक कि दोनों पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फुली परफॉर्म ना करें। तो क्लियरिंग हाउस क्या होता है, बोथ पार्टी के लिए काउंटर पार्टी होता है। नो मार्क टू मार्क सेटलमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में सेटलमेंट कब होता है, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन आपके फ्यूचर्स में मार्जिन एंड मार्क टू मार्क क्या होता है, सेटलमेंट होता है। जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होगा वैसे वैसे आपका वहां पर चेंज दिखाएगा। लिटिल रेगुलेशंस, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर रेगुलेशंस काफी कम है, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर रेगुलेशंस क्या है, काफी ज्यादा है। तो आई थिंक आपको फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में समझ में आया होगा। सबसे बड़ा की डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा की डिफरेंस है कि वहां पर जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर्स ज्यादा सेफ होते हैं एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस की एक बार पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आते हैं इसके कंसेप्ट के ऊपर। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग ऑन और बिफोर स्टेटेड डेट एंड इट्स एट अ स्टेटेड प्राइस। तो ऑप्शन भी बेसिकली क्या है, फ्यूचर्स की तरह कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फर्क यहाँ पर किस चीज का है, फर्क है कि यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या है, राइट है, आया है आप बाय करने का या सेल करने का। यहाँ पर आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको मतलब करना ही करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो डिलीवरी आपको लेनी है वो लेनी पड़ेगी, ऐसा इसके अंदर नहीं है। लाइक फ्यूचर्स में फॉरवर्ड्स में क्या होता है कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको डॉलर जो है 3 महीने बाद परचेज चाहिए, आपको डिलीवरी डॉलर की, आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लिया, तो वहां पर आपको 3 महीने बाद डिलीवरी लेनी पड़ेगी डॉलर्स की, चाहे डॉलर्स का रेट ऊपर हो चाहे नीचे हो आपके बाई प्राइस से। लेकिन ऑप्शंस के अंदर क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, आपको ऑब्लिगेशन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, फ्यूचर में आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। यहां पर आपके पास क्या है, सिर्फ ऑप्शन है, राइट टू बाय और राइट टू सेल, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रीमियम पे करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप एक कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो तो आपको उसका प्रीमियम पे करना होता है, और अगर आपका वो जो कॉल है आपके फेवर में जाती है तो आपको प्रीमियम जो आपने 100 पे बाय किया था वो आपका 150 चला गया तो आपका 50 रुपए गेन हो गया। लेकिन जो आपने 100 में परचेज किया अगर वो 50 पर नीचे आ जाता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन या तो लॉस में काट सकते हो। तो आपको अपने जो प्रीमियम पे किया है, आपका लॉस सिर्फ कितना होगा, 50 रुपीज जो आपने प्रीमियम पे किया है। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक राइट मिला है हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, ऑब्लिगेशन यहां पर हमारी जीरो है। तो ये हमारे ऑप्शन की डेफिनेशन। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो बचता है इस डेफिनेशन में वो है आपका स्वैप्स। स्वैप्स देखिए बेसिकली हम लोग करेंसी मार्केट के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। स्वैप्स के अंदर क्या होता है, स्वैप्स भी एक तरह से क्या है, आपके लिए एग्रीमेंट है। स्वैप्स इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में ये भी एक तरह का एग्रीमेंट होता है टू एक्सचेंज कैश फ्लोस इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला। लाइक आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपके पास रुपीज है, आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, फॉरेन कंट्री में सपोज आप अपने एजुकेशन के लिए जाना है या फिर आपको अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है या फिर आप वहां पर शिफ्ट होना चाहते हो, लेकिन आप 3 महीने बाद जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, अभी से एक स्वैप, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो, एक एग्रीमेंट क्रिएट करते हो, और उस एग्रीमेंट में आप क्या करते हो, उसके लिए रुपीज के बदले में एक प्री डिटरमाइंड रेट पर आप डॉलर्स में स्वैप क्रिएट करते हो। तो बेसिकली स्वैप्स क्या है, स्वैप भी एक तरह से सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है। स्वैप्स हेल्प मेकिंग पार्टिसिपेंट्स मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइसेस। आपने देखा है लगातार पिछले 1 साल से एक्सचेंज जो आरबीआई है और यूएस फेड है वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है मार्केट के अंदर, आपने देखा है कि इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है, यूएस डॉलर महंगा होता है, तो डॉलर्स की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है आप उसके रिस्क से बचना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टाटा स्टील है, टाटा स्टील को रॉ मटेरियल परचेज करना होता है स्टील, जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन है पूरे वर्ल्ड में, स्टील का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर चाइना है। अगर मान लो टाटा स्टील को चाइना से स्टील परचेज करना है जिसका पेमेंट उनको डॉलर में करना है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि आरबीआई और यूएस फेड लगातार रेट हाइक कर रहे हैं। तो ऐसे में उस फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है, उस लॉस से बचने के लिए टाटा स्टील कंपनी क्या करती है, स्वैप्स क्रिएट कर लेती है, सो दैट कि फ्यूचर में उन लोगों को एक प्री डिटरमाइंड रेट पर कंसिस्टेंटली अपने रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए डॉलर्स उनको एक फिक्स रेट पर मिलता रहे। उसके लिए वो लोग भी क्या करते हैं, पहले ही प्रीमियम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो सामने वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो भी इस चीज को डेफिनेटली फॉर्सिंग करने की कोशिश करेगा, फ्यूचर देने की कोशिश करेगा कि आगे चल के अगर 6 महीने में रेट हाइक होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है,
तो डॉलर का रेट कितना जा सकता है। तो हालांकि इसके लिए एक्स्ट्रा वो प्रीमियम चार्ज कर लेता है। सपोज अगर अभी डॉलर का जो रेट है, मान लेते हैं कि अभी 84 चल रहा है, तो आपको स्वैप में डॉलर का रेट जो है 84 पर नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। हो सकता है 85 में मिले, 86 में मिले। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक तरह से सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्वैप्स के बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो काफी ज्यादा लेंदी हमारा फर्स्ट क्लास ही हो जाएगा। तो ये तो था अभी हमारे प्रोडक्ट्स, यानी कि हम लोगों ने 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है। फ्यूचर, फॉरवर्ड, जिसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। तीसरा हमने ऑप्शन पढ़ा और स्वैप पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है आपके मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में। मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कितने तरह के होते हैं। अब देखिए, एक मार्केट के अंदर 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो होता है वो होता है रिस्क हैजर्स। हैजर बेसिकली क्या करता है, उसके पास ऑलरेडी कोई एसेट है और उस एसेट में हो सकता है कि आगे चल के उसको लॉस हो जाए। तो उस केस में वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को हैज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एग्जांपल यहां पर लेते हैं कि लाइक मान लेते हैं कि एक फंड मैनेजर है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास टाटा मोटर के शेयर पड़े हुए हैं। टाटा मोटर के जो शेयर है मिस्टर ए के पास, वो पड़े हुए हैं 600 रुपए के रेट में। लेकिन थोड़ी वीकनेस आई मार्केट के अंदर और मार्केट गिरना स्टार्ट करती है। टाटा मोटर के शेयर जो है गिर करके 550 चला जाता है। अब यहां पर क्या हुआ कि फंड मैनेजर को 50 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, और उसके पास मान लो कि 1 करोड़ शेयर है। 1 करोड़ शेयर, 50 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, यानी 50 करोड़ का लॉस हो रहा है। अब उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो वो क्या करे, जैसे उसको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है तो 600 के प्राइस पर स्टॉक बेच दे। लेकिन उसमें एक रिस्क ये भी है कि अगर उसका एंटिसिपेशन गलत चला जाता है और उसने सोचा कि स्टॉक नीचे आएगा बट स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो उसने जो पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की थी, उसका जो पोर्टफोलियो था लॉन्ग टर्म के लिए था, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में से उसका एक क्वालिटी स्टॉक निकल जाए और उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, उन्हें लग रहा है कि स्टॉक नीचे आने वाला है तो पुट परचेज कर लेते हैं। वो लोग पी परचेज कर लेंगे कि अगर स्टॉक सपोज 550 पर आ रहा है तो वो लोग 600 का पुट ऑप्शन परचेज कर लेंगे, सो दैट कि अगर स्टॉक नीचे भी आता है तो उनको पुट ऑप्शन में गेन हो जाएगा, और अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो उनका लॉस बहुत मिनिमम होगा। तो हेजर्स बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास कोई एसेट पहले से पड़ा हुआ है, बस उसके अंदर फ्यूचर में जो रिस्क, जो लॉस का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को हैज कर लेते हैं, यानी जो फ्यूचर में रिस्क लॉस होने वाले उससे। तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, कॉर्पोरेशंस, इन्वेस्टिंग इन इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स all uses derivative products to hedge or reduce their exposure to market variables. Market variables means मतलब मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस है उसके अंदर जो भी रिस्क है उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सच एज इंटरेस्ट रेट, अभी हम लोगों ने बात किया था, आरबीआई ने और यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है। आपके लोन की ईएमआई की जो टेन्योर है वो आपका बढ़ जाता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं। शेयर्स वैल्यू हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया, कमोडिटी प्राइसेस हो गया। तो बेसिकली हैजर्स क्या करते हैं, उनके पास ऑलरेडी वो एसेट उनके पोर्टफोलियो में है और उस एसेट में होने वाले लॉस से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा, सेकंड, स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स। ज्यादातर हम सभी में से जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं, स्पेकुलेटर्स में, ट्रेडर्स में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक की क्वालिटी क्या है, स्टॉक के फंडामेंटल क्या है, उसके टेक्निकल्स क्या है। हम सिर्फ क्या करते हैं, जो हमारा प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है उसका हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। दे ट्राई टू प्रेडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड बेस्ड ऑन द व्यू टेक पोजीशन इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली वो ट्रेडर्स जो सिर्फ क्या करते हैं, प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए आगे के ट्रेंड को क्या करते हैं, एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड अगर गिरावट का था तो आगे का जो ट्रेंड है वो गिरावट का रहेगा। तो उस गिरावट को वो लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करके पहले से ही उस प्राइस का बेनिफिट उठाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटर्स। डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर अंडरलाइंग एसेट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। वो डेरिवेटिव्स में जो ट्रेडिंग करते हैं उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, स्पेकुलेशन करना। और जो हमारी डेरिवेटिव्स की इनकम आती है वो आपकी स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर आती है। लाइक आपको अपना लेवरेज है उसको कम करने के लिए, आपके जो एक्सपेंसेस है उन सभी के लिए। बेसिकली यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज जनरली लोअर देन दैट ऑफ अंडरलाइंग। अगर सपोज आप टाटा मोटर के शेयर परचेस करते हो जिसका प्राइस अभी जो चल रहा है वो लगभग 600 रुपए के आसपास चल रहा है,
अगर आप टाटा मोटर के 1000 शेयर परचेस करना चाहते हो तो आपको इसके लिए 6 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा कैपिटल अगर आपका गलती से भी फंस जाता है, अगर स्टॉक डाउन चला जाता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, आपका कैपिटल फंस जाएगा। तो अपनी कैपिटल को ना फंसाने का एक बेटर तरीका क्या है कि हम ऑप्शन में ट्रेड कर लें। कि अगर यहाँ पर 600 का जो शेयर है, हम 1000 क्वांटिटी अगर डेरिवेटिव में परचेस करने जाते हैं तो हमें 6 लाख रुपए नहीं, मुश्किल से 60,000 रुपए में हम लोग इस पोजीशन को बना सकते हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर एक कैपेसिटी है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है। अगर आप 6 लाख की टर्नओवर का एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस निकालते हैं तो आपका काफी हाई लग जाएगा। लेकिन अगर आप 60,000 रुपए में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका एक्सचेंज टर्नओवर ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो आपका कम हो जाता है। तो इसीलिए स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए, आपका जो रिस्क है वो कम करने के लिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। इसके बाद आपका जो एक्सपोजर है वो भी आप काफी बड़ा ले सकते हो डेरिवेटिव के साथ, जो कि आपका स्टॉक्स में या फिर आपका जो भी अंडरलाइंग आपकी कमोडिटी है या फिर जो भी आपका मेटल है उसमें आपका पॉसिबल नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है आर्बिट्राजेस को लेके। देखिए आर्बिट्राजेस की एक बार पहले हम लोग एक ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जांपल पर आएंगे। आर्बिट्राज इज अ डील that produces profits by exploiting a price difference in a product in two different market। देखो आर्बिट्राजेस जो होते हैं ना तो वो स्पेकुलेटर्स होते हैं ना हैजर्स होते हैं, क्योंकि हैजर्स क्या करते हैं, उसके पास ऑलरेडी एक पोजीशन है और उस पोजीशन को बचाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, एक नई पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हैजर। इसके बाद स्पेकुलेटर क्या होता है, उससे प्राइस कम ज्यादा होता है, उसी में वो अपनी पोजीशन बना के मुनाफा कमा के निकल जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और स्मार्ट पर्सन होता है जो होता है आर्बिट्राजर। देखिए आर्बिट्राजर क्या करता है, मान लेते हैं कि एक मार्केट है ए और एक मार्केट है बी। एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है एक मार्केट में है 100 रुपीज का और सेकंड मार्केट में वो सेम चीज ट्रेड हो रही है 102 रुपए पर। तो आर्बिट्राजर क्या करता है कि एक मार्केट से इस प्रोडक्ट को परचेस करके सेकंड मार्केट में इमीडिएटली उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है, और इस प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट उठा के वो रिस्क लेस प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। तो आपने देखा कि इसने 100 पर एक मार्केट से प्रोडक्ट परचेस किया और सेकंड मार्केट में इमीडिएटली विदाउट एनी एफर्ट इसने क्या किया, इमीडिएटली सेकंड मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को 102 रुपए के प्राइस पर सेल कर दिया। जो आर्बिट्राजेस होते हैं वो थ्रू द डे, थ्रू द वीक्स, थ्रू द ईयर्स वो लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जहां भी उनको इस तरह की आर्बिट्राज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोग उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के रिस्क लेस प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है, हमारा रिस्क क्या होता है, जो हमने प्रीमियम पे किया है, जो हमने प्रीमियम पे किया है या तो जीरो जाएगा या फिर हमारा टारगेट आएगा। लेकिन आर्बिट्राजेस का क्या होता है, रिस्क जीरो, बिकॉज उसने एक मार्केट से प्रोडक्ट परचेस किया और दूसरे मार्केट में उसी प्रोडक्ट को सेम हायर प्राइस पर बेच दिया। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। बहुत सारी बार आपने बहुत सारी चीजें देखी है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कई बार आप देखते होंगे कि आपने एनएससी पर और बीएससी पर प्राइस डिफरेंस कई बार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, प्राइस ऑटोमेटिकली बराबर आ जाता है। अब आर्बिट्राजर्स क्या करते हैं, देखो अगर किसी मार्केट में इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो एक आर्बिट्राज ने ऐसा किया, उसको देख के दूसरा आर्बिट्राज आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। जैसे जैसे ज्यादा आर्बिट्राजेस इस मार्केट में एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे आर्बिट्राजिंग अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी। तो आर्बिट्राजिंग जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि यहां पर लिखा भी हुआ है सच अपॉर्चुनिटीज आर लाइकली टू परसिस्ट वेरी लॉन्ग टाइम, यानी अनलाइकली टू परसिस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी ज्यादा लंबे समय तक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं होती। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, वो इस तरह की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके वो मुनाफा कमा के निकल जाते हैं। इनका जो कॉस्ट होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि उनका रिस्क इसमें जीरो है। तो सर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कहां पर मिलेंगी, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग इस तरह के आर्बिट्राज मार्केट में ढूंढ पाएंगे। इसके लिए आपको पहले बहुत सारी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी जो हम लोग आगे चल के इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में आर्बिट्राज की डेफिनेशन पर हम लोग क्लोज करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस क्लास का, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इसको कर रहे हैं। देखिए डेरिवेटिव का सबसे एक बड़ा जो फायदा जो है वो ये है कि प्राइस डिस्कवरी करने में हेल्प करता है ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशन। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कई बार आपने देखा है कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, कई लोगों को प्रेडिक्ट करने की कई बार आदत होती है कि अगले 3 महीने में जो है जो गेहूं का रेट है वो आसमान छुएगा या टोमेटो का रेट है वो गिर जाएगा। काफी लोग प्रेडिक्ट करते हैं, उस प्रेडिक्शन को डेरिवेटिव्स क्या करता है, रियल बना देता है, और उस रियल वैल्यूएशन के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं,
प्राइस डिस्कवरी करके उसका हम एक्चुअल में बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि हम प्रॉफिट या लॉस के रूप में। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या करती है, एक्चुअल वैल्यूएशन फाइंड करने में हेल्प करती है फ्यूचर्स को एंटिसिपेट करके, क्योंकि जो फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले लोग होते हैं, निफ्टी में कैश में ट्रेड करने वाले लोगों से ज्यादा उनका कन्विक्शन स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो लोग अगले एक महीने की अगर पोजीशन बना रहे हैं किसी भी फ्यूचर के अंदर, तो उनका जो फ्यूचर देखने का जो नजरिया है तो डेफिनेटली उन्होंने कई सारी चीजों को फैक्टर इन करा होगा। तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले लोग, ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले लोग, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स में जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसके बेसिस पर एक्चुअल वैल्यूएशंस पर प्राइस की डिस्कवरी करने में हेल्प करते हैं, प्राइस क्या हो सकता है। इसके बाद डेरिवेटिव मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क फ्रॉम दोस हु आर एक्सपोज्ड टू रिस्क बट हैव लो रिस्क एपेटाइट टू पार्टिसिपेंट विद हाई रिस्क एपेटाइट। डेरिवेटिव मार्केट में जो लो रिस्क एपेटाइट वाले लोग होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा था हेजर्स क्या करते हैं, उनके पास ऑलरेडी कोई एसेट पड़ा हुआ है लेकिन वो अपने पोजीशन को काटना भी नहीं चाहते क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है, लेकिन प्राइस गिरने के डर की वजह से उनको हो सकता है कि आगे चलकर लॉस हो जाए। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो हेजर्स फ्यूचर्स में होने वाले रिस्क को क्या करते हैं, कम करते हैं डेरिवेटिव की वजह से। और ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं फ्यूचर्स में होने वाले इवेंट्स या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके बेसिस पर रिस्क लेकर के वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स का मकसद होता है डेरिवेटिव्स में प्रॉफिट जनरेट करना और हेजर्स का मोटिव होता है कि अपने रिस्क को कम करना। तो डेरिवेटिव में वो ब्यूटी है कि एक टाइम पर वो एक ट्रेडर को प्रॉफिट भी दे सकती है और एक टाइम पर एक हेजर का रिस्क कम करने के लिए भी उसको प्रोडक्ट ऑफर करती है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स प्राइस डिस्कवरी में हम लोग को हेल्प करता है। इसके अलावा जो रिस्क टेकर्स होते हैं उनको रिस्क लेने के लिए मदद करता है और जो अपना रिस्क कम करना चाहते हैं उनको रिस्क कम करने में हेल्प करता है। इसके बाद लास्ट हमारे 2 पॉइंट्स बचे हैं इस टॉपिक के। डेरिवेटिव मार्केट्स इनेबल द शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अभी आपने देखा था ओवर द ट्रेड, ओवर द काउंटर जो ट्रेड होते हैं फॉरवर्ड्स, उसको इसने क्या कर दिया, लीगलाइज कर दिया। जब हम एक्सचेंज में उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं तो उसको फ्यूचर्स बोलते हैं। तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड सर्विलांस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट इन ऑर्गेनाइज स्पेस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत सारे लोग जो शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, उस तरह के मैनिपुलेशन को रोकने के लिए जो एक्सचेंज है उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्गेनाइज स्पेस है वो क्या करता है, मार्केट के जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उसको कम करने की कोशिश करता है, मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आता है। तो डेरिवेटिव की कई सारी इंपॉर्टेंस है। डेरिवेटिव्स हम लोगों को एक मौका देता है कि जिनके हम फ्यूचर में डिलीवरी नहीं ले सकते, जिनके हम क्वांटिटीज फ्यूचर में रियल लाइफ में हम लोग क्वांटिटीज रियल में हम ट्रेड नहीं कर सकते, लाइक क्रूड ऑयल हो गया। अब क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए बहुत सारे स्पेस चाहिए, उसकी डिलीवरी के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए, तो आप वो सब ना करके सिर्फ उसके डेरिवेटिव में ट्रेड करके भी उसका प्राइस बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, थोड़ा सा बोरिंग भी हो चुका है क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है फर्स्ट क्लास में। तो लास्ट हमारा टॉपिक है वेरियस रिस्क फेस बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। अब देखिए क्या क्या रिस्क हम लोगों ने पढ़े थे ओवर द काउंटर में, हम लोगों ने काफी अच्छी चीज तरीके से चीजों को क्लियर किया था कि काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है वो क्या होता है, कई बार फेस करना पड़ता है। तो मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें समझना होगा कि डेरिवेटिव मार्केट्स में कई तरह के रिस्क होते हैं। लाइक पहला किस तरह का रिस्क होता है, काउंटर पार्टी रिस्क। सेकंड जो लॉस होता है वो होता है प्राइस रिस्क, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है डेरिवेटिव्स में। ऑप्शंस में एक एक मिनट में 100 रुपए वाली चीज 10 पर आ जाती है, 10 वाली 100 भी चली जाती है। तो प्राइस रिस्क काफी ज्यादा होता है क्योंकि शेयर्स अगर आप देखेंगे, मान लो टाटा मोटर का शेयर है, अगर वो 600 से 650 जाएगा तो बहुत स्लो जाएगा। इतना ऐसा नहीं है कि वो एकदम से रॉकेट बन जाएगा, एक मिनट में चला जाएगा। या 600 से अगर वो 500 पर आएगा तो बहुत स्लो आएगा, थोड़ा एक पैटर्न को फॉलो करके आएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में क्या होता है, 500 वाला मिनटों में 600 चला जाता है और 600 वाला मिनटों में 500 भी आ जाता है। तो यहाँ पर प्राइस रिस्क क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिस्क आता है वो है लिक्विडिटी रिस्क। अब लिक्विडिटी रिस्क में कई बार क्या होता है कि आपने एक पोजीशन ले रखी है लेकिन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए सामने से काउंटर पार्टी नहीं है। काउंटर पार्टी मीन्स वॉल्यूम ही नहीं है। एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, आपने जैसे देखा होगा रिसेंटली
सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है सेंसेक्स की अभी सभी डीमेट कंपनी ने प्रोवाइड नहीं की, आप स्टॉक ने प्रोवाइड किया, तो मैंने आप स्टॉक में ट्रेड लिया और मैंने क्या किया 66,000 का पुट ऑप्शन लिया था। और ये जो पुट ऑप्शन मैंने परचेस किया था इसका प्राइस 10 रुपीज के आसपास का था, और यकीन मानिए 3:20 के आसपास इसका प्राइस था 84 के आसपास। 10 रुपए वाला पुट जो मैंने परचेस किया था 10 रुपीज पर, उसका प्राइस 84 आ गया, लेकिन मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पर बायर कोई था ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो था मुश्किल से कुछ थाउजेंड्स में था, यानी कि 100-200 लोग थे और क्वांटिटी थी करीब 500 के आसपास। तो 100 लोगों को तो बेच दिया, बाकी 400 क्वांटिटी रह गई, और बाद में मेरी ये वाली जो क्वांटिटी थी 0 पर स्क्वायर ऑफ हुई। तो वहां पर क्या हुआ, मेरी पोजीशन स्टक हो गई, सामने कोई बायर ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी कई सारे डीमेट कंपनी ने सेंसेक्स ऑप्शन अभी अलाउ नहीं किया है अपने डीमेट अकाउंट के अंदर। अभी तक उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी डीमेट कंपनी ने ऑप्शन चेन तक उसकी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की है। तो ये हमारे देश में जो डीमेट कंपनीज है उनका हाल है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आखिरी स्लाइड, जिसमें हम लोग लास्ट 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद वाइंड अप करेंगे। लास्ट हमारा जो रिस्क है, सेकंड फोर्थ रिस्क हमारा क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करना, एनफोर्सेबल करना। कई बार क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स करने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपको रेगुलेटरी रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। इसके बाद है ऑपरेशनल रिस्क, यानी कि फ्रॉड, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन। कई बार आपने देखा ना कि बहुत सारी डीमेट कंपनी के सिस्टम हैंग हो जाते हैं, सुबह 9:15 पर कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर ऐसे हैं जिनके सिस्टम हैंग हो जाते हैं, वो प्रॉपरली ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं करते। तो वहां पर क्या ऑपरेशनल रिस्क आ जाता है, यानी उनकी जो डीमेट की जो ऐप है वो हैंग कर जाती है, लैग कर जाती है। यहाँ प्रॉब्लम आप में नहीं थी, आपकी पोजीशन में नहीं थी, आपने सही ट्रेड पकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी आपको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क आ गया, ऑपरेशन प्रॉपरली कर नहीं पाई, जिस कंपनी के पास आपका डीमेट था वहां पर आपको टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो कई बार उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाते हैं। इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वो तो अब थोड़ा कम हो गया है, और फ्रॉड हो गया। फ्रॉड, बहुत तरह के फ्रॉड हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि रिसेंटली हमने कई तरह के फ्रॉड मार्केट में देखे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों के डीमेट अकाउंट हैक कर लेते हैं, और उसके अकाउंट में सपोज अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो जानबूझ करके, अगर मान लो मार्केट जो है 19,200 चल रहा है, जानबूझ करके 20,200 की कॉल परचेस कर लिया आपके अकाउंट से, और शॉर्ट किसने कर दी, सामने वाले से उसने खुद कर दिया अपने डीमेट अकाउंट से। तो इस तरह से आपके पैसे उड़ा जाते हैं, यानी फ्रॉड भी होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो गाइज ये सारे रिस्क हैं जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग काफी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो सिर्फ इन्हीं 7 पॉइंट्स के बीच में घूम रहा था। हमारा जो कोर्स है वो बेसिक्स टू एडवांस डेरिवेटिव है, एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर पहले हमारा जो पर्पस है आपको थोड़ा बोर करने का, वो था कि आपको बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड, वो आपको समझाना। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा, और इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।